अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आपको सारे के सारे प्रो सेक्शन का एक ही कंप्लीट रिवीजन हो जाए, सारे चैप्टर्स की समरी हमें मिल जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश भारत, जहां भारत सीखता है इंग्लिश। और आज हम एक ही वीडियो में सारे के सारे प्रो सेक्शन यानी हमारी सारी बुक का समरी एक ही वीडियो में करने वाले हैं, ताकि आपको बार बार अलग अलग जगह पे जाके ये ना देखना पड़े कि हम इस पार्ट का वीडियो देख लें और इस पार्ट का हमारा छूट जाए। चलिए शुरू करते हैं सारे के सारे समरी ऑफ ऑल चैप्टर्स। चलिए शुरू करते हैं पहले लेसन से। पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय जीएल फिंटस। चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक किसान होता है जो अपनी आजीविका के लिए पूरा का पूरा खेती के ऊपर निर्भर रहता है। आखिर उसके पास क्या ऐसी स्थिति हुई, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे कि उसने भगवान को पत्र लिखा, भगवान को लेटर लिखा है, क्योंकि हमारे पाठ का नाम है अ लेटर टू गॉड। ऐसा क्या हुआ जानेंगे इस वीडियो में, कितना इंटरेस्ट के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक व्यक्ति जो भगवान को पत्र लिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो खास रहा होगा। वो है फार्मर जिसका नाम है लैंचो। और कैसा है वो बड़ा ही हार्डवर्किंग है, पुअर फार्मर है। नंबर 3 ऑनेस्ट है। और नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसको भगवान में बहुत ही ज्यादा बिलीफ है, वो उसको भगवान में बहुत ही ज्यादा विश्वास है, वो बहुत ज्यादा फेथ रखता है ईश्वर में। ऐसे व्यक्ति की कहानी है। लेट अस स्टार्ट। द स्टोरी इज अबाउट ए पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो हु लिव्स विथ हिज फैमिली इन अ स्मॉल हाउस ऑन अ हिल। हमारी टेक्स्ट बुक ये कहती है हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑन अ हिल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वह भी ठीक है, चल जाएगा है। और वो वहां रहता था और अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से अपना जीवन बसर कर रहा था। फसल अच्छी होने को थी, लेकिन उसको एक थोड़ी सी और बारिश की जरूरत थी। इसलिए वो एक दिन ईश्वर की तरफ निगाहें उठाता है, आसमान की तरफ निगाहें उठाता है और देखता है कि हे ईश्वर, थोड़ा सा और शावर आ जाए, थोड़ी सी और बारिश आ जाए तो मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी और मेरा परिवार जो है वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। तो अचानक क्लाउड्स आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश शुरू होती है तो जो रेन ड्रॉप्स हैं, उन रेन ड्रॉप्स को वो कंपेयर करता है। बारिश आती है और रेन ड्रॉप्स स्टार्ट होती हैं। उन रेन ड्रॉप्स को वो 2 कैटेगरी करता है, स्मॉल एंड बिग। जो बिग ड्रॉप्स हैं उसको 10 सेंट की वो बोलता है, और जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट की बोलता है। वो ये कहता है कि ये सारी की सारी जो ड्रॉप्स गिर रही हैं, ये मेरे लिए जैसे कि पैसा गिर रहा हो। उनको न्यू कॉइन्स की उपाधि वो देता है। रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विद द न्यू कॉइन्स। तो उसको बड़ी खुशी होती है और बारिश हो रही होती है। अचानक मौसम चेंज हो जाता है। क्या होता है, ही कंप्लीट डिपेंड ऑन द कॉर्न टू फॉर द सर्वाइवल। क्योंकि किसान है तो वो सारा का सारा अपना परिवार का पालन जो है वो किसानी से करता है। और उसको जब पानी की जरूरत होती है तो ऊपर वाले को वो याद करता है, और एक दिन बारिश हो जाती है और उस बारिश में हो रही रेन ड्रॉप्स को वो न्यू कॉइन से कंपेयर करता है। बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट, स्मॉल ड्रॉप्स को 5 सेंट कहता है। और ये बारिश हो रही होती है, अचानक से मौसम बदलता है और ये बारिश जो है वो हेलस्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मौसम हेलस्टॉर्म और हेलस्टोन्स गिरना शुरू हो जाते हैं। हेलस्टॉर्म हो जाता है और मौसम से हेलस्टोन्स गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये बर्फबारी शुरू हो जाती है। हेलस्टोन्स, हमारी एनसीईआरटी में हेलस्टोन्स लिखा है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट की, यानी पूरा क्लाइमेट जो है वो हेलस्टॉर्म, यानी बिल्कुल मौसम चेंज हो जाता है। क्या होता है, वन डे हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर क्रॉप लिविंग हिम एंड हिज फैमिली फेसिंग हंगर। और पूरी की पूरी उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर जब फसल बर्बाद हो जाती है तो लेंचो को चूंकि ईश्वर के ऊपर विश्वास था, वो सोचता है कि मेरी सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति मदद कर सकता है, एक ही मेरी मदद कर सकता है, वो है साक्षात परमेश्वर। ईश्वर को वो जो है याद करता है, और याद करके वो कहता है कि मैं ईश्वर से कैसे हेल्प लूं। तो वो डिसाइड करता है कि मुझे लेटर लिखना चाहिए। लेंचो हैज ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर asking God for 100 pesos to help his
फैमिली सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। अब वो लेटर लिखता है और भगवान से डिमांड करता है कि हे ईश्वर, मुझे 100 पीसों दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। और वो ईश्वर को लेटर लिखता है और 100 पीसोस की वो जो है डिमांड करता है। तो क्वेश्चन में अगर आता है डिमांड या आस्क्ड, तो दोनों का ही मतलब एक ही होगा कि उसने पैसे के लिए, कितने पैसे के लिए पूछा या उसने कितने पैसों की डिमांड की है। तो वो है 100 पीसोस। करता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली। ही गोज टू पोस्ट ऑफिस एंड मेल द लेटर। और उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस जाता है और एक भगवान के नाम चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी में लिख देता है कि हे ईश्वर, मेरी फसल हेलस्टोन्स की वजह से खराब हो गई है, अब मेरे पास सर्वाइवल का कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अपना परिवार कैसे पालूं, तो कृपया करके प्लीज मुझे 100 पीसोस दे दीजिए ताकि मैं अपना परिवार का लालन पालन कर सकूं, मैं अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर सकूं। तो ऐसा लिख के वो लेटर डाल देता है। पोस्ट ऑफिस। देन द पोस्टमास्टर, अम्यूज्ड एंड टच्ड बाय द लेंचोस फेथ, डिसाइड्स टू हेल्प। और वो लेटर लिख के मेल कर देता है, पोस्ट ऑफिस में डाल के चला आता है। कुछ समय बाद जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज या पोस्टमैन उस लेटर को निकालता है और उसमें लिखा रहता है लेटर टू गॉड, तो वो उस लेटर को देख के थोड़ा हंसता है और उसके बाद पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर उसको खोल के पढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है हु रेड द लेटर, हु रेड द लेटर, तो इसमें होगा पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन लेके आया था लेकिन लेटर को पढ़ा किसने था? पोस्ट मास्टर ने। पोस्ट मास्टर ने पढ़ा और वो उसको पढ़ के कुछ टाइम तो हंसा और उसके बाद उसको अचानक सीरियसनेस आ जाती है, वो सीरियस हो जाता है और सीरियस होके उसको लगता है कि हमें हंसना नहीं चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति को भगवान में कितनी ज्यादा फेथ है, कितना ज्यादा भरोसा है उसको ईश्वर के ऊपर। तो इस भरोसे को कायम रखने के लिए वो प्लान करता है कि इसका भरोसा जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि मैं उसके भरोसे को शेक नहीं होने दूंगा, मैं उसके भरोसे को शेक नहीं होने दूंगा, मतलब हिलने नहीं दूंगा, उसका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि हमें मदद करनी चाहिए। He collected money from his co-workers and sent 70 pesos to Lencho, signing the letter as God। और उसने सारे जो co-workers हैं या उनके जो कॉलीग्स हैं उन सब से उन्होंने 70 पीसोस इकट्ठे किए। ओके, तो इनकेस आपको एमसीक्यूज में या क्वेश्चन में ऐसा आता है कि हाउ मच मनी लेंचो रिसीव्ड, भाई उसको कितना पैसा मिला, तो उसको 70 पैसों मिला, 70 पीसोस उसको मिला। सब लोग इकट्ठा करते हैं और लेटर को बाकायदा उसमें रखते हैं और उसमें साइन करते हैं गॉड, ताकि लेंचो को यह विश्वास हो कि जो पैसा आया है वो ईश्वर के यहाँ से आया। When Lencho received the money, he is not grateful. Instead, he becomes angry because the amount is less than what he asked for। वो जैसे ही लेंचो आता है और वो देखता है कि लेटर में 70 पीसोस हैं, तो वो गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इससे ज्यादा मांगा था। तो गुस्सा हो जाता है, तो गुस्सा होकर क्या करता है? He writes another letter to God asking for the remaining money। दोबारा लेटर लिखता है कि जो मेरा पैसा बचा है, रिमेनिंग कितना बचा है, 100 पीसों डिमांड किया गया था, 70 रिसीव हुआ, 70 रिसीव हुआ, इसका मतलब 30 पीसोस बचता है, वो रिमेनिंग अमाउंट मुझे वापस दे दीजिए, भेज दीजिए। बट वॉन्स, लेकिन उन्होंने ये भी भगवान को वॉर्न किया कि हे भगवान, ये ध्यान रखिएगा। आप क्या ध्यान रखिएगा? गॉड वॉर्न द गॉड नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। उसने कहा कि हे ईश्वर, ये पैसा आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। क्यों? बिलीविंग दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मस्ट हैव स्टोलन द रेस्ट। उसको ऐसा लगता है कि वो जो पैसा इसमें कम आया है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने उसमें से निकाल लिया है, इसलिए वो कहता है कि हे ईश्वर, ध्यान रखिएगा, आप पैसा जो भेज रहे हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, डायरेक्ट मुझे भेजिएगा, क्योंकि ये लोग चोर हैं, ये लोग निकाल लेते हैं, ऐसा वो कहता है। और लास्ट में लेटर में लिख देता है दीज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, ऐसा वो कहता है। तो जिन लोगों ने मदद की उन्हीं लोगों को उसने जो है बदमाशों का झुंड कह दिया, बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी, अ लेटर टू गॉड, कि वो भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास करता है, बड़ा ही हार्ड वर्किंग किसान है, और वो चिट्ठी लिख के भगवान से अपनी मदद मांगता है। चलिए
दूसरा लेसन शुरू करते हैं। दूसरा लेसन है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जी ने आजादी प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में बिता दिए। इतना महान व्यक्ति जिसने अपने देश की आजादी के लिए, अपने लोगों की आजादी के लिए अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में गुजारे, वो व्यक्ति आगे चलकर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बना, साउथ अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट बना। और उस आदमी चूंकि वो ब्लैक थे और वहां पे व्हाइट लोगों का रूल चल रहा था, उन लोगों से फाइट करते करते उन्हें इतना समय लगा और वो फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ये जो हमारा लेसन है वो पूरा का पूरा उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट है। और ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपनी कहानी खुद लिखना, आत्मकथा। खुद व्यक्ति जब अपने बारे में लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और जब दूसरा व्यक्ति दूसरे के बारे में लिखे, किसी व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति दूसरा लिखे, तो उसको जीवनी कहते हैं, दैट मीन्स बायोग्राफी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A lesson is an extract from the Nelson Mandela's autobiography describing his experiences on the day he became South Africa's first black president on the 10th May 1994. ये उस दिन की बात हो रही है इसमें जब 30 साल उन्होंने जेल में रहने के बाद देश को बहुत स्ट्रगल के बाद आजाद कराया वाइट से और उनकी जो है सरकार बनती है। उस दिन ये ऑथ सेरेमनी चल रहा था, उस दिन की बात है। और ऑथ सेरेमनी था 10th of May 1994। इस ऑथ सेरेमनी यानी वहां पे कहाँ चल रहा था, ये यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया में ये चल रहा था। और वहां पे सारे के सारे लोग आए हुए थे, बहुत देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आए हुए थे और ऑथ सेरेमनी वहां पे चल रही थी। इट रिफ्लेक्ट ऑन हिज लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टेड। क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट, रंग भेद। अपार्टेड के ऊपर उनका क्या था, ये लॉन्ग समय तक स्ट्रगल चला, बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल चला। उसके बाद वो लोग अपने जो है सरकार बना पा रहे थे। ए सिस्टम दैट डिनाइड बेसिक राइट्स टू नॉन वाइट पीपल। अपार्टेड का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को बराबर का दर्जा नहीं देता, डिनाई करता है, मना करता है नॉन वाइट लोगों को जो है बराबर के राइट्स देने का। बेसिक राइट्स भी उनको नहीं दिए जाते थे, ये था अपार्टेड। मंडेला टॉक्स अबाउट हाउ फ्रीडम इज नॉट जस्ट द रिमूवल ऑफ चेन बट ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेस्पेक्ट एंड प्रमोट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। मंडेला जी ने कहा कि आजादी जो है वो सिर्फ चेन्स रिमूव करना नहीं, कि लोगों को बाहर निकाल दिया या लोगों को फ्री कर दिया, वो आजादी। वो अपने देश में होते हुए भी दूसरे लोगों के अधीन थे, उनके पास समान अधिकार नहीं थे। इस तरीके की आजादी की वो बात कर रहे हैं कि वो नहीं है, बट ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेस्पेक्ट एंड द प्रमोट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, कि लोगों को बराबर का रेस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले और क्या मिले, प्रमोट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, कि लोगों को जो है उनकी आजादी से रहने दिया जाए। ऐसा उनके देश में नहीं हो रहा था। उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया और उनके लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए और उसके बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से यह दिन देखने को मिल रहा था। जिन लोगों ने, जिन ऑफिसर्स ने उनको हथकड़ियां लगाई थी, जिन ऑफिसर्स ने उनको जेल में डाला था, 30 साल तक वहां जेल में रखा था, वही ऑफिसर्स आज इस ऑथ सेरेमनी में उनको सैल्यूट दे रहे थे और जो है पूरी की पूरी सेरेमनी वहां पे चल रही थी। ही रिमेंबर्स द सैक्रिफाइस। वो वहां पे जब स्पीच दे रहे हैं, वहां जब खड़े होकर याद कर रहे हैं, तो वो रिमेंबर कर रहे हैं सैक्रिफाइस मेड द काउंटलेस पीपल, कि बहुत सारे अनगिनत लोगों ने सैक्रिफाइस किए हैं। हु फाउट ब्रेवली फॉर द इक्वालिटी, एकता के लिए लड़े वो, समानता के लिए लड़े वो। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, कि कुछ ये ब्लैक लोग थे, कुछ व्हाइट लोग थे, तो इनकी आपस में जो है इक्वल राइट्स इनको नहीं मिले हुए थे, इसलिए वो लोग इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे, समानता के लिए लड़ रहे थे। मैनी ऑफ हुम सफर्ड इम्प्रिजनमेंट, बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे समय तक जेल हुई। मंडेला जी को भी 30 साल तक की जेल हुई। हार्डशिप एंड डेथ, बहुत सारे उनको कठिनाइयां हुई और इवन बहुत सारे लोग इसमें मर जाते हैं। तब जाके उन्होंने ये दिन जो आज वो सेलिब्रेशन कर रहे थे वो देखने को उनको मिल रहा है। द लेसन हाईलाइट्स, क्या हाईलाइट करता है लेसन? हाउ करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज करेज? क्वेश्चन आता है, व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला? तो मंडेला जी ये कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट। का मतलब कि वो
डर के ऊपर जीत हासिल कर ले उसे कहेंगे करेज। ये मंडेला जी के शब्द थे। मंडेला एक्सप्लेन्स दैट बोथ द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर imprisoned. Mandela explained that both the oppressed and the oppressors are imprisoned by the hardship, hatred, and the true freedom comes only when the both are liberated from discrimination. Overall, the chapter emphasized theme of the freedom, equality, courage, sacrifice, forgiveness, showing Mandela's belief in the future built on the peace and the unity rather than revenge. अब मंडेला जी ने उन्होंने कहा कि जो ऑप्रेस्ड हैं, जो लोग जिन लोगों के पे अत्याचार हो रहे हैं, वो लोग भी आजाद नहीं हैं, वो लोग भी हकदार हैं किसके? हैट्रेड के। और जो लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो लोग भी हैट्रेड के हकदार हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने, जिन लोगों ने अन्याय किया है वो लोग भी दोषी हैं, और जिन लोगों ने अन्याय सहा है वो लोग भी दोषी हैं। दोनों लोगों के साथ जो है इक्वालिटी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और उन लोगों के साथ असमानताएं हुई, उन लोगों के साथ जो है असमानता का व्यवहार हुआ, और उन लोगों को कभी भी फ्रीडम नहीं दी गई, इक्वालिटी नहीं दी गई। और ये सारा का सारा जो चैप्टर है वो बताता है कि बहुत सारे इसमें करेज की बात हुई है, सेक्रीफाइस की बात हुई है। बड़ी मुश्किल से जाके बहुत सारे लंबे अरसे के बाद उनको जो है आजादी देखने को मिल रही थी। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है मंडेला जी के साहस और आजादी के ऊपर दर्शाया गया है। और उन्होंने ये बिल्कुल कहा था कि हम जो फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है हमारा, वो जो है बहुत शांतिपूर्ण होगा। हम कभी भी जो है यूनिटी से ना रहने की बात कभी नहीं कहते, हमेशा यूनिटी रहने की बात कहते हैं, और कभी भी हम रिवेंज की बात नहीं करते हैं। क्योंकि जब वहां पे सेरेमनी हुई थी उस समय में नेल्सन मंडेला जी ने 2 नेशनल एंथम्स जो है गाने के लिए कहे थे, एक नेशनल एंथम ऑफ ब्लैक्स एंड नेशनल एंथम ऑफ वाइट, ताकि वहां पे सबको समानता दिखे और सब लोग वहां पे समान हो। इस तरीके से उन्होंने नए राष्ट्र की जो है नींव रखी, नया राष्ट्र उन्होंने बनाया, और उन्होंने कहा कि आज के बाद कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हमारे साथ जिस तरीके से व्हाइट लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन किया है या भेदभाव किया है, हम वो भेदभाव कभी भी व्हाइट्स के साथ नहीं करेंगे। हम सबके साथ समान रहेंगे और सबके साथ मिलजुल के रहेंगे। तो ये सारा था, ये पूरी की पूरी समरी थी हमारे लेसन नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि उन्होंने किस तरीके से जो है देश को इन असमानताओं से, इन डिस्क्रिमिनेशन से, अपार्थाइड से किस तरीके से जो है बाहर निकाला, और किस तरीके से देश को एक समानता के लेवल तक लेके आए। चलिए अब बात करते हैं अगले पार्ट की। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए बात करते हैं अगले लेसन की, अगले पार्ट की, या जो हमारा नया चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट, चूंकि ये हमारे बुक का टाइटल है फर्स्ट फ्लाइट, तो उसी से जुड़ी हुई एक कहानी है। ये कहानी है एक यंग सीगल की जो अफ्रेड टू फ्लाई। सीगल मतलब समुद्री पक्षी। समुद्री पक्षी कभी भी उड़ने से नहीं डरता है, समुद्र में की लहरों में वो जो है जीता है, समुद्र की लहरों के साथ जो है वो स्ट्रगल करता है और अपना जीवन चलाता है। तो वो व्यक्ति डरता नहीं है। लेकिन यहाँ क्यों डर रहा है, क्या ऐसी स्थिति है कि वो अफ्रेड है, क्यों डर रहा है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय द लियाम ओफ्लेहर्टी। द स्टोरी इज अबाउट ए यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई, जो कि उड़ने से डर रहा है। क्यों डर रहा है उड़ने से, चलिए देखते हैं। While his 2 brothers and the sisters learn to fly easily, he stays alone on the edge, scared that his wings would not support him. भाई वो क्यों डर रहा है उड़ने से? वो उड़ने से इसलिए डर रहा है कि उसे ऐसा फील होता है, वो ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा सपोज कर रहा है कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है कि यंग सीगल जो है वो उड़ने से क्यों डरता है, अफ्रेड टू फ्लाई क्यों, वाई?
क्यों वो जो है उड़ने से डर रहा है? तो आंसर है हमारा, वो ऐसा सोच रहा है कि उसके जो विंग्स हैं, विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। उसको ऐसा लगता है कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो डर रहा है। और जबकि उसके भाई बहन सब उड़ रहे हैं लेकिन वो नहीं उड़ रहा है। उसके भाई बहन उड़ के जा चुके हैं और वो अकेला बैठा हुआ है, अकेला है वहां पे बैठा हुआ, अलोन। कहाँ बैठा हुआ है? ऑन द एज। एज जहाँ पत्थरों के बीच में जो गैप होता है उसमें वो उनका घर बना हुआ है, उसी में वहां पे एज पे बैठा हुआ है और देख रहा है कि उसके भाई बहन उड़ रहे हैं और वो नहीं उड़ पाया है। वो वहीं बैठा हुआ देख रहा है। His parents tried to encourage him, but he refused and is left hungry and helpless. उसको उसके पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि भाई तू उड़, वो चाहते हैं कि वो उड़े लेकिन वो नहीं उड़ रहा है, और वो he refused and left hungry, और वो वहीं पे बैठा है, भूखे मर रहा है, और वो लोग सारे के सारे उड़ रहे हैं। After a long time without food, after a long time without food, the young seagull became desperate. अब भाई वो अकेला पड़ गया है, अब बेचैनी हो रही है उसे कि क्या करे वो क्या ना करे, भूखे भी मर रहा है, अकेला है। His mother flies close to him with a piece of fish. वो आती है उसके पास, उड़ के आती है, उसके पास एक पीस ऑफ फिश है, एक मछली का टुकड़ा है, और उसको लाके दिखाती है, ये लो भोजन खा लो, भाई भूख लगी है तुम्हें, खाया नहीं है तुमने काफी टाइम से खाना, तो खा लो। उसको दिखाने आती हैं। ड्राइवन बाय द हंगर ही डाइव फॉरवर्ड टू कैच इट एंड एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू द एयर। और जैसे ही वो उसकी तरफ झपटता है, उस फिश के पीस को पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो अचानक एक्सीडेंटली, अचानक वो गिर जाता है और नीचे की तरफ जो है तेजी से गिरने लगता है, हवा में गिरने लगता है। एट फर्स्ट ही इज टेरिफाइड। अचानक शुरू में उसको बड़ा डर लगा, टेरिफाइड, बहुत जोर से डर गया। बट सून ही रियलाइज दैट हिज विंग्स आर सपोर्टिंग हिम एंड ही इज एक्चुअली फ्लाइंग। लेकिन वो जब हवा में गिर रहा है तो उसको डर लग रहा है, लेकिन डर लगते लगते उसको ऐसा लग रहा है कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। विंग्स से उसको लग रहा है कि ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, गिरने नहीं दे रहे हैं। गिर जरूर रहा है लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो बच सकता है, ऐसा अपने आप वो सपोर्ट फील कर रहा है। एंड व्हाट हैपेंड, फिल्ड विद द जॉय, उसको खुशी होती है, अरे यार मेरे विंग्स मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं फालतू डर रहा था, उसको अच्छा लगता है। देन क्या होता है? एंड कॉन्फिडेंस आ जाता है कि विंग्स सपोर्ट कर रहे हैं, फ्लैपिंग कर रहा है, फटफट कर रहा है कि हाँ हाँ सब थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। The young seagull flies freely and learn that courage comes from the facing fear. वो सोच रहा है कि हमें फियर को फेस करने से ही करेज आएगा, कि भाई उसको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो फियर को थोड़ा सा जीतना पड़ेगा, फियर से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, और तब जाके उसको उड़ना आएगा। और वो उड़ने लगता है और उड़ के फिर अपने परिवार के लोगों के साथ जो है आ जाता है। जब वो वहां से उड़ के नीचे गिर रहा है तो उसके विंग्स जो है कटिंग थ्रू द एयर, उसके विंग्स हवा को काट रहे हैं और वो नीचे आ रहा है। और जैसे नीचे आता जाता है और पानी के पास पहुंचता है, क्योंकि उसने बहुत समय से कुछ खाया नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा भूखा था और टायर्ड हो गया था, तो पानी के पास आते आते वो थक जाता है और पानी में गिरने लगता है। तो वो चिल्लाने लगता है कि मम्मी बचाओ बचाओ, गा 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 गा, इस तरीके से आवाज करता है। और वो उसके पैर जो हैं वो सिंक हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। तो उसको लगा कि अब तो डूब के मरना ही है। लेकिन अचानक क्या फील करता है कि उसके पैर उसमें डूब जाते हैं, लेकिन उसकी जो टम्मी है, उसकी जो बेली है, जैसे ही पानी को टच करती है तो वो नहीं डूबती है। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं पानी में नहीं डूबा हूं, और बस वो वहां पे डाइव करता है, डांस करता है और पानी में खुशी खुशी खूब नाचता है। सारी की सारी फैमिली उसके आसपास आ जाती हैं, सब उसका वेलकम करते हैं और उसको शो करते हैं कि आखिरकार तुम जो है उड़ना सीख गए हो। तो इस तरीके से उस यंग सीगल की ये फर्स्ट फ्लाइट थी, और फिर वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाने लगते हैं और सब लोग इंजॉय करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ यंग सीगल। द स्टोरी टीचेस दैट द सेल्फ बिलीफ, कि भाई हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, एंड नेसेसिटी कैन हेल्प ओवरकम फियर एंड लीड्स टू सक्सेस। और अगर हम अपने आप पे विश्वास रखेंगे
कि अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है। तो वही बात हो रही है कि अगर आपको जरूरत है तो आपको उस फियर से भी आप जीत जाएंगे और आप जो है सक्सेस होंगे अपने काम में। तो वही हुआ, उसको जरूरत थी किस चीज की? भोजन की। उस भोजन की वजह से उसने जंप किया और वो नीचे उड़ने लगा और उड़ के वो जो है अपनी उड़ान को पूरा कर पाया। तो उसको जरूरत अगर नहीं होती तो शायद वो कुछ दिन और वहां पे चुपचाप बैठा रहता और इंतजार करता कि वो कब तक वहां पे रह सकता। उसे भूख लगी और वो उस भूख की वजह से उड़ पाया। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं दूसरा, अगला चैप्टर। हिज फर्स्ट फ्लाइट के बाद 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से सेकेंड पार्ट है हमारे पास द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन कि भाई एरोप्लेन को ब्लैक क्यों कहा गया, ऐसी क्या कंडीशन थी, कौन सा ब्लैक एरोप्लेन था, उसने ऐसा क्या किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। द स्टोरी इज अबाउट ए पायलट फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन फ्रॉम पेरिस टू लंदन। पेरिस टू लंदन, ओल्ड डकोटा, पेरिस टू लंदन जा रहा है, फ्रांस टू लंदन जा रहा है, या पेरिस टू लंदन। पेरिस कहाँ पे है भाई? फ्रांस, फ्रांस में है। और लंदन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है और उससे ओल्ड डकोटा से। अब जब वो जा रहा है, भाई हमें याद कैसे रहेगा फ्रांस टू इंग्लैंड? अरे फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है, कैसे याद रखोगे? ई फॉर इंग्लैंड, यानी ई फॉर इंग्लैंड और ई फॉर एंड। ई फॉर एंड, दैट मीन्स उसकी जर्नी जो है वो कहाँ एंड होने वाली थी? इंग्लैंड पे। तो हमें याद रह जाएगा फ्रांस टू इंग्लैंड उसकी जर्नी थी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, तो हम आंसर कर पाएंगे कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा था। अगर हमारे पास ऑप्शंस आ गए फ्रांस टू इंग्लैंड, इंग्लैंड टू फ्रांस, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम इस तरीके से याद रखें। एज ही फ्लाइज ही नोटिसेस डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड बट डिसाइड टू कंटिन्यू हिज जर्नी इंस्टेड ऑफ रिटर्न बैक। जब उसने फ्लाइट शुरू किया था उस समय उसकी जो स्काई है वो स्काई क्लियर था, लेकिन अचानक वहां पे क्या हो जाता है? डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स आ जाते हैं। और जब वो डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं तो उसको लगता है कि अब क्या होगा। अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं अगर आगे जाता हूं तो सामने पूरा का पूरा स्टॉर्म है। अब उस स्टॉर्म में जाना थोड़ा सा उसको डेंजरस लग रहा था, लेकिन चूंकि वो ये सोच रहा था कि मुझे नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट अपने फैमिली के साथ करना है, तो मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों? दूसरा रीजन ये भी था कि वो उस पूरे के पूरे स्टॉर्म से ना तो ऊपर से जा सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्यूल कम था। उसके पास फ्यूल कम था, उसमें एरोप्लेन में ईंधन कम था। तो वो ना तो स्टॉर्म के ऊपर से जा पा रहा था, ना लेफ्ट से, ना राइट से, कहीं से भी वो नहीं जा पा रहा था। इसलिए उसने जो है सीधा जाना डिसाइड किया, जबकि वो वापस भी जा सकता था, लेकिन सिर्फ इस चीज की वजह से कि वो ये सोच रहा था कि मुझे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना है, इसलिए उसने इतनी बड़ी रिस्क ली। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और वो वापस बैक नहीं गया। सून द पायलट्स प्लेन एंटर्ड द स्टॉर्म एंड हिज कंपास एंड रेडियो स्टॉप वर्किंग। अब वो जैसे ही पायलट ने अंदर अपने एरोप्लेन को स्टॉर्म में डाला तो अंदर जाते ही क्या हुआ? पूरा का पूरा डार्क हो गया। और डार्क होने के साथ साथ उसका जो एरोप्लेन का कंपास है, उसके प्लेन का कंपास है, वो और रेडियो जो है उन्होंने वर्क करना स्टॉप कर दिया, बंद हो गए। ना तो उसका कंपास काम कर रहा था, ना उसका रेडियो काम कर रहा था। देन क्या होता है? ही बिकम लॉस्ट, फ्राइटेंड एंड लो ऑन फ्यूल। अब वो भाई अंदर गया, उसके बाद उसको क्या लगा? ऐसा लग रहा कि अब वो खो गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा अंधेरा है, डरने लगा, फ्राइटेंड, डरने लगता है। और उसके बाद क्या होता है? उसको एक और समस्या आने लगी सामने। क्या? फ्यूल जो है वो लो हो गया, कम हो गया। अब फ्यूल लो हो गया है, अब लो होने की वजह से उसको और प्रॉब्लम लग रही है। सडनली व्हाट हैपेंड? ही सीज अनदर ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग बिसाइड हिम। अचानक ही उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, उसके साइड में उड़ रहा है। और उसने उसको वेव किया इस तरीके से, हैंड्स। तो उसने
वो सारे सिग्नल्स देख लेता है और वो ऐसा फील करता है कि वो ये कह रहा है कि जस्ट फॉलो मी, उसको फॉलो करने के लिए बोल रहा है, ऐसा उसको सारा का सारा वहां पे दिखाई देता है। द मिस्टीरियस रहस्यमय तरीके से कुछ दिख रहा है। द मिस्टीरियस पायलट सिग्नल हिम टू फॉलो, कि भाई वो फॉलो करने के लिए बोल रहा है, सिग्नल दे रहा है कि हाय मेरे साथ आ जाओ वगैरह वगैरह इस तरीके से हैं। गाइडिंग हिम सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म, और उसको गाइड कर रहा है कि किस तरीके से इस स्टॉर्म से सेफली बाहर निकला जाए, और उसको ये सारी चीजें समझ में आ रही होती है। द ब्लैक एरोप्लेन लीड्स हिम टू अ रनवे वेयर ही लैंड्स सेफली, और वो उसको धीरे धीरे लेके जाता है और वो उसको सेफली लैंड करा देता है। वो ब्लैक एरोप्लेन वहां पे लैंड करा देता है, उसको गाइडेंस देकर लेके आता है, चल भाई मेरे पीछे आ जाओ, फॉलो कर ले। वो फॉलो करने लगा और धीरे धीरे जो है रनवे पे सेफली वो लैंड कर लेता है। व्हेन द पायलट गोज टू थैंक द अदर पायलट, जब वो पायलट उतरा, राइटर ऑथर उतरता है और फिर उसके बाद क्या करता है, थैंक करने के लिए जाता है। द कंट्रोल टावर स्टाफ टेल हिम दैट नो अदर प्लेन वाज सीन इन द स्काई दैट नाइट, और जो वहां का स्टाफ है, कंट्रोल रूम का, कंट्रोल टावर का जो स्टाफ है, वो उसको बताते हैं कि आज नाइट में कोई भी और एरोप्लेन वहां पे फ्लाई नहीं कर रहा था। हम अपने रडार पे दूसरा कोई भी प्लेन उस नाइट को हम नहीं देख पा रहे थे, हमने कोई प्लेन डिटेक्ट नहीं किया है, यानी कि सिंगल आपका ही प्लेन था जो आज रात में उड़ रहा था। अब ये सारी चीजें सोचने के बाद उसको ये लगता है कि ऐसा क्या हुआ। तो ओवरऑल ये जो हमारी स्टोरी है, ये स्टोरी हमें क्या बताती है? द स्टोरी क्रिएट्स ए सेंस ऑफ मिस्ट्री, रहस्य बता रही है कि ऐसा क्या रहस्य था, आखिर कौन था वो, क्या कोई यमदूत था या कोई देवदूत था, कौन था जिसने उसकी हेल्प की। मिस्ट्री है हमारे लिए ये समझने के लिए। एंड सस्पेंस है, इसमें अभी सस्पेंस है, क्लियर नहीं है कि आखिर वो एरोप्लेन था कि नहीं था, और अगर था तो कौन था, कुछ भी इसमें पता नहीं चल रहा है। द हाईलाइट्स थीम ऑफ द फेथ, उसको फेथ, उस पर विश्वास हुआ कि हाँ ये मुझे जो है सिग्नल दे रहा है यहाँ से बाहर निकलने का, उसको ऊपर उसने फेथ रखा, विश्वास रखा, होप भी था उसको। एंड द अनएक्सप्लेन्ड लिविंग द reader wondering whether the black aeroplane was real or supernatural। अब जो रीडर्स हैं उन लोगों के लिए, आपके लिए ये सोचने का विषय है कि वो जो एरोप्लेन उसको जो दिखाई दिया था, क्या वो रियल था या सुपरनेचुरल था। सुपरनेचुरल मतलब आप समझते हैं, यानी कोई सुपर पावर थी, क्या था, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको क्या लगता है। क्योंकि पूरे के पूरे लेसन में कहीं भी इस चीज का इस तरीके से डायरेक्ट उल्लेख नहीं है, या डायरेक्ट हमें ये पता नहीं चल रहा है कि वो था या नहीं। क्योंकि हमारे जब राइटर जाता है कंट्रोल टावर में और स्टाफ से ये पूछता है कि आपके रडार पे या आपको कोई दूसरा एरोप्लेन जो अभी उतरा है वो कहाँ है, तो वो कहते हैं हमें रडार पे कोई दूसरा एरोप्लेन दिखाई नहीं, तो इसका मतलब कुछ तो अलग था। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। आइए शुरू करते हैं नया पार्ट जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक एक छोटी सी लड़की है जो कि जविश गर्ल है, और ये उस समय की बात है जब हॉलैंड में वॉर चल रहा था। ये हॉलैंड के रहने वाले हैं और वहां पे वॉर चल रहा था। उस वॉर टाइम की है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय की बात है ये। और ये लोग डरते छुपते फिर रहे थे। उस समय में लिखा हुआ एक डायरी का एक्सट्रैक्ट है ये। डायरी लिखी, एक छोटी सी लड़की ने डायरी लिखी, तो उस डायरी का ये एक्सट्रैक्ट है जो आज हमारे लेसन में है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। द समरी ऑफ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। द लेसन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ए यंग Jewish girl who lived during World War II. She begins to explain why she decided to write a diary, to have a true friend with whom she could share her thoughts and feelings. अब चूंकि छोटी सी लड़की है, वॉर का टाइम चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, और ये लोग छुपते घूम रहे हैं, इधर उधर
जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय में उसने ये डिसाइड क्यों किया कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए? क्योंकि शी डोंट हैव एनी फ्रेंड। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए। क्योंकि वो अकेली है तो कोई तो उसका दोस्त होना चाहिए, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया। ये जो डायरी है एनी को उसके फादर ने उसके बर्थडे पे दी थी, उसके पास रखी हुई थी। तो उसने सोचा कि जब मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है तो मैं इसी को दोस्त बना लेती हूँ और अपनी सारी बातें मैं इसको बताऊंगी और अपने सारे विचार इसको शेयर करूंगी। शी नेम द डायरी किटी, और जो डायरी उसने लिखना शुरू की उस डायरी का नाम रखा उसने किटी। एंड एनी डिस्क्राइब हर लाइफ एज ए स्कूल एंड रिलेशनशिप विथ हर टीचर्स। और डायरी में उसने अपने बारे में लिखा कि वो अकेली है और उसको एक फ्रेंड की जरूरत है, तो उसने डायरी लिखना शुरू किया। और वो अपने स्कूल टाइम की लाइफ बताती है कि वो स्कूल में है और स्कूल में उनका रिजल्ट आने वाला है, तो सारे बच्चे बातें कर रहे हैं कि कौन पास होगा, कौन अपने स्टैंडर्ड में अप होगा, कौन वही सेम स्टैंडर्ड में रह जाएगा। ये सारी बातें चल रही होती हैं। तो एनी बताती है कि मैं पास हो जाऊंगी, सिर्फ जो मेरा थोड़ा सा हार्ट टाइट है वो है मेरा मैथ्स में। थोड़ा सा मुझे लगता है मैथ्स में थोड़ी सी मेरा थोड़ा डामाडोल जैसी स्थिति लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं पास हो जाऊंगी। और लड़के जो क्लास में हैं वो सारे के सारे बैट लगा रहे हैं कि तू पास होगा, मैं पास होऊंगा, नहीं होऊंगा, इस तरीके से बैट लगा रहे हैं। ये सारा का सारा वहाँ माहौल है और ये सारी की सारी बातें उसने अपनी डायरी में लिखी हैं। और फिर वो बात करती है अपने टीचर्स के बारे में, जिसमें से वो सबसे ज्यादा शी टॉक्स अबाउट द मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग के बारे में उसने सबसे ज्यादा बताया है। वो मैथमेटिक्स के टीचर हैं और उनकी और एनी फ्रैंक की थोड़ी सी अनबन होती है। मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग और एनी फ्रैंक की आपस में बहुत अच्छी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि एनी फ्रैंक की आदत होती है थोड़ी सी ज्यादा बोलने की, यानी वो टॉकेटिव है। उस वजह से मिस्टर कीजिंग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मिस्टर कीजिंग क्या कर रहे हैं? Who often punished her for talking too much by giving her extra homework in the form of essays। तो मिस्टर कीजिंग उसको पनिश करने के लिए कि वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज्यादा बोलती है, तो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं किस फॉर्म में? ऐसे लिखने के लिए। जब मिस्टर कीजिंग उसको पनिशमेंट देते हैं राइटिंग के लिए चैटर बॉक्स के ऊपर, तो एनी उनको बहुत अच्छे सेटिस्फाई करती है। सबसे पहला जवाब वो देती है कि ये स्टूडेंट्स का राइट बनता है कि वो बात करे, और ये उनकी खूबी होती है स्टूडेंट्स की कि वो बात करें। और दूसरा जो है वो ये है कि उसकी माँ जो है वो बहुत बोलती है, तो ये मुझे इनहेरिटेज में मिला है, मुझे अपने विरासत में मिला है कि मेरी माँ ज्यादा बोलती है इसलिए मैं ज्यादा बोलती हूँ। तो जब वो ये ऐसे लिख देती है, उसके बाद फिर मिस्टर कीजिंग यही नहीं रुकते, फिर उसको बाद दोबारा से फिर से जो है पनिशमेंट के तौर पे फिर ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं क्वैक 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 चैटर बॉक्स। उसके ऊपर फिर से वो ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं एनकरेजेबल चैटर बॉक्स, कि एक ऐसी चैटर बॉक्स जिसको नहीं सुधारा जा सकता, तो वो उसको भी पोयम के फॉर्म में लिख के लाती है। जब ये सारे के सारे पनिशमेंट देते देते मिस्टर कीजिंग थक जाते हैं और वो देखते हैं कि ये हर बार लिख के लाती है और हर बार मुझे सेटिस्फाई भी करती है अपने आंसर से, तो वो उसके फ्रेंड बन जाते हैं। एनी cleverly turns these punishments into humorous and thoughtful pieces of writing which eventually impress Mr. Keesing। और इससे मिस्टर कीजिंग इंप्रेस हो जाते हैं कि ये लड़की इंटेलिजेंट है और ये कहीं ना कहीं हर चीज से या अपने आर्ग्यूमेंट से या अपने सॉल्यूशन या अपने स्टेटमेंट से मुझे सेटिस्फाई हर बार कर देती है, अपने विचारों से मुझे अच्छे सेटिस्फाई कर देती है। तो उनकी फिर से दोस्ती हो जाती है। दिस लेसन हाइलाइट्स क्या क्या है भाई, इसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या बातें हुई हैं। एनी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, सही बात है, इंटेलिजेंट है वो, भाई ऐसे दिया ऐसे लिख लाई, वो सेटिस्फाई किया, बहुत इंटेलिजेंट है। ऑनेस्टी की इसमें बात हुई है, ऑनेस्ट है वो अपने काम के लिए। द चैप्टर एम्फसाइज द थीम्स ऑफ द फ्रेंडशिप, और किस तरीके से दोस्ती होती है, ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है क्योंकि उसको बहुत अच्छे से लिखना आ रहा है। एंड द पावर ऑफ राइटिंग, और पावर ऑफ राइटिंग वो इसमें दिखाती है, गिविंग द रीडर इनसाइट इनटू द एनिस थॉट्स एंड लाइफ। और इतनी छोटी लड़की जो इतनी बड़ी डायरी लिख के गई, उसने
इतने अच्छे थॉट्स लिखे कि लोगों ने उसको पढ़ा। उस समय की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली वो बुक बनती है। चलिए अब शुरू करते हैं नया लेसन, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। भारत की कुछ झलकियां हैं कि हमारे देश जहाँ विविधताओं में एकता की बात होती है, जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग तरीके के वहाँ के फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं और भौगोलिक स्थितियां अलग अलग तरीके की हैं। यहाँ पे 3 चीजों की बात हो रही है। अब बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के बेकर्स जो कि बहुत फेमस हैं, उनकी बात हो रही है। और दूसरा है कुर्ग, जो कि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, उसकी बात हो रही है कि वो काय के लिए फेमस है, उसकी बात करेंगे। द टी फ्रॉम आसाम, तीसरा है टी फ्रॉम आसाम, ये आसाम जो है टी के लिए फेमस है, हम इसकी भी यहाँ बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, बेकर फ्रॉम गोवा। चलिए शुरू करते हैं। समरी, द बेकर फ्रॉम गोवा इज रिटन बाय ल्यूसियो रोड्रिग। द लेसन डिस्क्राइब द important role of the traditional गोवान बेकर। गोवान बेकर की बात हो रही है। भाई ये गोवा के रहने वाले हैं इसलिए गोवान बोला है, हम इंडिया के लोग रहने वाले हैं इसलिए हम इंडिया के हैं, इसलिए हम इंडियन हैं। गोवा के लोग हैं इसलिए गोवान है। तो गोवा के ये बेकर्स की बात हो रही है। और गोवा में जो बेकर्स होते हैं, इन बेकर्स को क्या कहा जाता है? पैडर। क्या कहा जाता है? पैडर। ओके, नॉन एज द पैडर। तो ये गोवा के जो बेकर्स हैं उनको पैडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैडर। ओके, इन द गोवान विलेज लाइफ, वहां के विलेज लाइफ में, देन द नरेटर फॉन्डली recalls his childhood memories of the baker who would visit house every morning carrying bread in the bamboo basket। जो बेकर है वो रोज बैम्बू में के बास्केट्स में ब्रेड्स रख के और वहां गांव में आया करता था। वो सारी बातें यहाँ पे ऑथर रिकॉल कर रहे हैं, दोबारा याद कर रहे हैं कि वो भी क्या जमाना था जब हम बचपन में थे तो हमारे गांव में ऐसा होता था। वो सारी बातें याद कर रहे हैं। और ये जो बेकर्स हैं, इन बेकर्स के जो क्लॉथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो ड्रेस वो पहनते हैं, उसको कवाई कहा जाता है। कि भाई वो जो कपड़े पहन रहे हैं उसको कवाई कहेंगे और बाकी जो बेकर है उसको वहां गोवा में पैडर कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्या हो रहा है। ब्रेड वॉज इन द एसेंशियल पार्ट ऑफ द गोवन कल्चर एंड वॉज यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स सच एज मैरिज, फीस्ट एंड फेस्टिवल्स। अब वो कह रहे हैं कि वहां की जो ब्रेड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी ब्याह में भी उनकी जरूरत है, फेस्टिवल्स में भी उनकी जरूरत है। जब भी कोई फंक्शन होता है हर जगह पे उनके जो है इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो वहां की बहुत ही फेमस डिश है। इसलिए ब्रेड्स को वो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, इसलिए वो लोग ब्रेड्स का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स वर बेक्ड फॉर द डिफरेंट इवेंट्स। हर इवेंट्स के लिए, हर एक ओकेजन के लिए अलग अलग तरीके के वहां पे जो है बेकर्स ब्रेड को बनाते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये इस ओकेजन का है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, ऑलराइट, different types of breads were baked for the different events and the bakers was highly respected in the society। they are highly respected in the society। तो ये जो बेकर्स हैं वो बहुत ही रेस्पेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन बहुत ही फायदे का है, बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, इसलिए वो लोग क्या हैं? रेस्पेक्टेड हैं। उनको कहीं कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेकर्स हैं तो दे आर स्टार्विंग, कि भाई वो भूखे मर रहे हैं या वो पुअर हैं। इवन दे आर नॉट पुअर, भाई वो गरीब भी नहीं है। वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होने की वजह से वो लोग क्या है? रेस्पेक्टेड हैं और वो उन लोगों के पास बहुत पैसा है, वो लोग बहुत ही रिच हैं। द साउंड ऑफ द बेकर्स बैम्बू स्टाफ अनाउंस्ड हिज अराइवल। जब सुबह सुबह बेकर जब आता है तो उसका बैम्बू का साउंड, बेकर के आने का पता कैसे चलता है? उनके बैम्बू के साउंड से उनको पता चलता है कि हाँ बेकर अब आ गया है। और वो लोग सारे के सारे बच्चे घर वालों के लिए ब्रेड्स और बच्चे अपने लिए बैंगल्स टाइप वाली ब्रेड्स लेने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। बच्चों को तो ऐसे ही लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें एक्साइटमेंट वाली होनी चाहिए, तो वो लोग दौड़ दौड़ के जाते थे और उनको पता है कि बेकर्स आएंगे, सुबह देने आएंगे और वो देते देते निकल जाएंगे अगले गांव में। उधर से जब वापस लौटते आएंगे तो फिर भी उनसे ले सकते हैं। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है।
ये जो बेकर्स हैं अपना सारा का सारा जो रिकॉर्ड है, मंथ का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को काय पे कर रहे हैं मेंटेन? वॉल पे। काय से? पेंसिल से। तो बेकर्स अपना हिसाब पूरा रिकॉर्ड जो है उसको वॉल पे लिखते हैं पेंसिल की सहायता से, ताकि उनका रिकॉर्ड मेंटेन रहे। तो ये सारी बातें इसमें हैं। द लेसन ऑल्सो शोज दैट द बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। भाई ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था उनके लिए। बेकर्स वर फाइनेंशियली स्टेबल। बेकर्स जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल थे, बहुत ही मजबूत थे, उनके पास बहुत पैसा था। एंड वर स्पेशल ट्रेडिशनल क्लॉथ्स, और वो जो है स्पेशल ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वियर करते थे जिसका नाम है कबाई। थ्रू नॉस्टैल्जिक एंड डिस्क्रिप्शन द स्टोरी हाईलाइट्स द रिच कल्चर ट्रेडिशन ऑफ द गोवा एंड द वैल्यू ऑफ प्रिजर्विंग देम। और इसमें ये बताया है कि किस तरीके से वहाँ के लोग, उनके जो पूर्वज थे वो चले गए, लेकिन उनके जो औलादे हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो आज भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को कर रहे हैं और आज भी उनका जो है बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा है और उनका बिजनेस आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनके परिवार के सदस्य या उनकी पीढ़ियां जाने से उनका प्रोफेशन चेंज हो गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग आज भी उस चीज को करते आ रहे हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन कि इस तरीके से गोवा के बेकर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से अपने आप को मेंटेन करे हुए हैं और उनका जीवन अच्छे से चल रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले पार्ट की कि नेक्स्ट क्या है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट वन इज कुर्ग। यहाँ पे कुर्ग की बात हो रही है। कुर्ग क्या है? एक बेसिक जनरल नॉलेज की आपको बात बता देता हूं कि कुर्ग क्या है। कुर्ग जो है कर्नाटक की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कि मंगलोर और मैसूर के बीच में है। तो ये एक जनरल नॉलेज की आपके लिए बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट को। कुर्ग द लेसन डिस्क्राइब्स द कुर्ग कोडगु। इन कुर्ग वाले लोगों को कोडगु भी कहा जाता है। ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, वहां पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं इन द कर्नाटका, नॉन फॉर इट्स लश ग्रीन लैंडस्केप्स, कॉफी प्लांटेशन एंड प्लेजेंट क्लाइमेट। और ये हिल स्टेशन है, यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत है। हमारे लिए क्वेश्चन आता है कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, पिछली बार भी एग्जाम में आया था, याद रखिएगा। कॉफी के लिए है, कॉफी प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत प्लेजेंट है, बहुत ही प्लेजेंट है। इट इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मंगलोर। भाई हमने अभी जनरल नॉलेज की बात की थी कि कर्नाटक का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और मैसूर और मंगलोर के बीच में है, वही बात है। कुर्ग इज द फेमस फॉर इट्स brave and the hospitable people, many of whom serve in the Indian Army। भाई ये लोग जो हैं अपनी बहादुरी के लिए और अपने मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। हमारे इंडियन आर्मी में जनरल करियप्पा जो फर्स्ट हमारे इंडियन आर्मी के चीफ थे वो भी कुर्ग थे, वो भी कुर्गी थे। The Kurgis have the distinct culture and tradition। भाई उनका कल्चर भी अलग है और उनका ट्रेडिशन भी अलग है। और ये सब माना जाता है क्या? The lesson is also mentioned that they may be of Greek and Arabic descent। ऐसा माना जाता है कि वो लोग अरब और ग्रीक के रहने वाले हैं, क्योंकि उनका जो पहनावा है वो उनसे मैच खाता है, उनके जैसा ही उन लोगों का कल्चर है, इसलिए ये लोग लगते हैं कि ग्रीक और अरब के हैं। कुर्गीज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये अलेक्जेंडर के साथ आए हुए वो लोग हैं जो यहाँ आए और इन्होंने युद्ध लड़े, और युद्ध लड़ने के बाद जब ये लोग वापस नहीं जा पाए तो इन लोगों ने वहाँ के लोकल्स के साथ मैरिज किया, शादी की, और ये लोग यहीं बस गए और आज भी ये वहाँ पे रह रहे हैं। हमारी इंडियन आर्मी में भी कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है। और इन लोगों के साथ एक और स्पेशलिटी है कि कोई भी कुर्ग व्यक्ति कभी भी वो हथियार रखना चाहता है तो उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इतनी स्पेशलिटी है क्योंकि ये लोग बहुत ही फाइटर किस्म के लोग हैं, बहुत लड़ाकू लोग हैं ये, इसलिए इनके ऊपर इस तरीके के स्पेशल इनको अधिकार प्राप्त हैं। तो इन लोगों को कुछ इस तरीके के स्पेशलिटी इन लोगों को दी गई हैं, कुछ विशेष अधिकार इनको दिए गए हैं कि इनको
जो है हथियार रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। चलिए हाइलाइट्स क्या हैं? कुर्ग्स नेचुरल ब्यूटी एंड वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द रेन फॉरेस्ट्स, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज एंड एलिफेंट्स। यहाँ पे सब कुछ है। नेचुरल ब्यूटी बहुत जोर से भरी पड़ी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छे से पूरी नेचुरल, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। और वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे बर्ड्स, एलिफेंट्स, एवरीथिंग सब कुछ है यहाँ पे। इट इज पॉपुलर डेस्टिनेशन, इट इज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर द एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड द माउंटेन बाइकिंग। ये सब यहाँ पे किए जा सकते हैं, इतनी प्यारी जगह है। ओवरऑल द लेसन प्रेजेंट्स कुर्ग एज अ प्लेस ऑफ रिच कल्चर, कि भाई ये लेसन जो है रिच कल्चर को दर्शा रहा है, नेचुरल ब्यूटी को दर्शा रहा है, एंड द एडवेंचर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मेकिंग इट एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कि ये इस तरीके से इसमें बताया गया है कि ये बहुत ही प्यारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे जाएंगे तो स्वर्ग जैसा लगेगा। तो ये बात थी हमारी कुर्ग की, कि कुर्ग में क्या क्या स्पेशल है। तो हमें ये अच्छे से पता चल गया कि कुर्ग जो है कॉफी प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ की कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी है, और जनरल करेप्पा वो भी कुर्ग थे। और एक जो बात कही जाती है उनके बारे में कि सारे के सारे जो कुर्ग हैं ये अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग हैं जो इंडिया में बस गए। अगले लेसन की हम बात करते हैं, तो अगला लेसन है टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम, तो टी फ्रॉम आसाम की बात हो रही है, तो भाई हमारे इंडिया में टी प्लांटेशन सबसे ज्यादा आसाम में है। तो चलिए बात करते हैं टी फ्रॉम आसाम, कि भाई इस आसाम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का अगला पार्ट है कि आसाम में हमारे यहाँ पे टी मिलती है। देखिए क्या क्या है। टी प्लांटेशन सबसे ज्यादा है आसाम में। तो दो फ्रेंड होते हैं, एक राजवीर और एक प्रांजल, वो दिल्ली से आसाम की तरफ जा रहे होते हैं, और वो ट्रैवलिंग के टाइम पे तो चलिए अब बात करते हैं हम अगले पार्ट की, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से टी फ्रॉम असम, जिसमें दो दोस्त हैं प्रांजल और राजवीर। प्रांजल असम का रहने वाला है और राजवीर उसके साथ है, उसका दोस्त है। ये दिल्ली से अपने स्टेट असम जा रहे हैं और ट्रेन में हैं, और जाते समय ये दोनों बातें करते हैं कि क्या क्या स्पेशलिटी है असम की, उन सारी बातें इनकी होती हैं, और वो क्या क्या चीजें देखते हैं। देखिए, A tea from Assam. The lesson is about the Pranjal and Rajveer who friends traveling by train to Assam, which is famous for its tea plantation. Rajveer excited, बहुत excited था भाई, वो वहां जा रहा है, पहली बार देखेगा कि टी प्लांटेशन किस तरीके से होता है, पहली बार देखने जा रहा है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है। और अपने दोस्त से बार बार ये बातें पूछ रहा है कि किस तरीके से होता है, क्या होता है, जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। एंड कीप शेयरिंग इंटरेस्ट फैक्ट्स, कीप शेयरिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और लगातार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया जा रहा है बुक्स में से पढ़ पढ़ के कि क्या क्या होता है। लीजेंड्स अबाउट टी इंक्लूडिंग स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी इन चाइना एंड इंडिया, और वो फैक्ट्स पढ़ पढ़ के बता रहा है, ढूंढ ढूंढ के बता रहा है कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, इंडिया में या चीन में चाय की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। दोनों स्टोरीज के बारे में वो बात करते जाते हैं। तो दोनों स्टोरी के बारे में वो बात करता है। पहली स्टोरी चाइनीज के बारे में क्या कहा जाता है, चाइनीज के बारे में क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू ए पॉपुलर लीजेंड, टी वाज डिस्कवर्ड इन 2700 BC by a Chinese emperor named Shan Nong.
One day while he was boiling water, a few tea leaves accidentally fell into the pot. The water changed color and gave the pleasant smell. The emperor tasted it and found it refreshing. This led to the discovery of tea. तो चीन के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पे एक राजा था, एक एम्परर था, शैन नोंग एम्परर था। उसकी ये हैबिट थी कि वो पानी को बॉईल करके पीता था। जब उसका पानी बॉईल हो रहा था तो उसमें कुछ पत्ते आके गिर जाते हैं और उन पत्तों के आके गिरने से उसका टेस्ट जो है वो डिलीशियस हो जाता है, वो टेस्टी हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है और उसको वो बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है, टेस्टी लगता है। इस वजह से उन पत्तों का नाम उसने चाय रखवा दिया, क्योंकि उसको वो पानी पिया उसने और उस पानी पीने से उसको रिफ्रेशमेंट फील हुआ, इसलिए वहां पे उसका नाम चाय रखवा दिया। तो पहली कहानी चीन से ये आई। दूसरी कहानी है इंडिया से, द इंडियन स्टोरी। Another story come from the India and is linked with the Buddhist monk named Bodhidharma. It is said that to vanish away his sleep, he cut leaves and plants grew out. When their leaves boiled and drunk, the leaves helped him remain alert. The leaves helped him remain alert, and later tea became popular for its refreshing क्वालिटीज। इंडियन लीजेंड के बारे में ये कहा जाता है कि इंडिया के एक मंक थे बोधिधर्मा, उनको नींद ज्यादा आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने आईलिड्स काट के और जमीन पे फेंक दिए, तो उनमें से कुछ प्लांट्स ग्रो हो गए और उनके पत्तों को उबाल के जब पिया गया तो उसकी वजह से उनकी जो नींद है वो वैनिश्ड हो गई, यानी कि वो नींद भाग गई। कि इस तरीके से उन्होंने टी को इजाद किया था। तो ऐसे ऐसे महान लोग हमारे यहाँ हुए हैं, उनके बारे में वो कहानियां पढ़ते जा रहे हैं। द ट्रेन passes थ्रू द असम राजवी surrounded by the vast tea gardens with the neatly trimmed bushes and workers plucking tea leaves। और ये सब देख के उसको बड़ा अच्छा लगता है कि जो वर्कर्स हैं वो प्लकिंग कर रहे हैं, टी लीव्स को रख रहे हैं। गार्डन सारे के सारे बहुत अच्छे से ट्रिम्ड हैं, बहुत वेल मेंटेन है, बड़ा देख के उसको अच्छा लग रहा है। He learns that Assam has some of the largest tea plantation in the world and produce a major share of India's tea। और उसको ये सब पढ़ने में आता है, उसको ये सब चीजें समझ में आ जाती है फिर कि वो ये सब जान पाता है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्लांटेशन है जो है टी का करता है, और इंडिया वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा शेयर प्रोड्यूस करता है, कि बहुत ज्यादा मात्रा में हम चाय जो है वर्ल्ड को देते हैं। द चैप्टर कंबाइंस ट्रैवल। चैप्टर हमारा जो है डिटेल बताता है किस तरीके से किसमें ट्रैवल की बात हुई है, हिस्ट्री की बात हुई है, इंफॉर्मेशन हमें बहुत सारी मिली है कि ट्रैवल करते करते उन्होंने ये सब देखा। हिस्ट्री की बात हुई है कि किस तरीके से चाइनीज लीजेंड ने चाय के डिस्कवरी के बारे में क्या कहा, इंडियन लीजेंड ने चाय के डिस्कवरी के बारे में क्या कहा। इंफॉर्मेशन हमें मिली कि ये जो है चाय वर्ल्ड में हमारे यहाँ से जाती है। बहुत सारी चीजें हमें इसमें कुछ सीखने को मिली। द हाईलाइट दैट द ब्यूटी ऑफ द असम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टी इन इंडियन कल्चर। और ये इंडियन कल्चर में किस तरीके से चाय जो है चलन में है, और आज इंडिया में मैक्सिमम जगह पे चाय के बिना तो रहा ही नहीं जाता। भाई आप भी चाय पीते होंगे, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं। इट ऑल्सो शो हाउ द क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग कैन मेक जर्नी मोर इंजॉयबल। और किस तरीके से भाई इतनी ज्यादा उसने जर्नी को इंजॉयबल बनाया कि लड़के ने उसको पढ़ा और पढ़ पढ़ के नॉलेजेस लिए, और उन्हीं बहुत सारा उसने पढ़ा और पढ़ के नॉलेज लिया और शेयर किया कि इसके बारे में क्या क्या जानकारियां उसको होनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें उसने पढ़ के अपने पास नॉलेज को गेन किया। तो जर्नी को उसने नॉलेजेबल बनाया। जर्नी के टाइम पे उसने पढ़ लिख के टी के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटाई और जर्नी को पूरा किया। प्रांजल और राजवीर फिर उसके बाद अपने फादर के साथ टी गार्डन में पहुंच जाते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आइए अब समरी देखते हैं हम। मिजबिल द ऑटर हमारा चैप्टर है। मिजबिल द ऑटर। ऑटर मतलब आप समझते ही हैं, ऊदबिलाव, पानी का एक जानवर होता है जो पानी में रहना पसंद करता है। पानी का नहीं होता एक्चुअली, पानी में रहना उसको बहुत पसंद है। जो जानवर पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं, लेकिन वो एक्वेटिक नहीं है। तो मिजबिल उसका नाम रखा गया है, ऑटर है। जो हमारे ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल, वो भी एक पेट रखना चाहते हैं। तो उनको ये जो फील होता है कि हाँ मुझे पेट रखना चाहिए,
तो उनके फ्रेंड उनको ओटर गिफ्ट कर देते हैं कि वो पेट्स के तौर पे आप उसे रख सकते हो, पेट के तौर पे रख सकते हैं। तो उनको गिफ्ट में क्या मिला? ओटर, ऊद बिलाव मिला, जो वो उन्होंने रख लिया। अब ये बात उस समय की है जब ऑथर जो है इराक गए हुए थे, ऑथर जो है इराक गए हुए थे टू कलेक्ट सम काइंड ऑफ ईमेल, एक जरूरी काम का ईमेल आने वाला था उनका, उसको कलेक्ट करने वो गए थे। चलिए शुरू करते हैं। मिसबिल द ऑटर बाय गेविन मैक्सवेल। द लेसन इज अबाउट द ऑथर्स पेट ऑटर मिसबिल whom he gets while living in इराक। उनको इराक में रहते समय उनके पास ये ऑर्डर था, ये उनको उनके दोस्त ने गिफ्ट किया था और उनके साथ वो रह रहा था। अब चूंकि ये पानी में रहना इसको ज्यादा पसंद है, तो इराक के आसपास बड़ा पानी है, तो आसानी से वो उनके पास रह रहा था और थोड़ा सा एडजस्ट होने में उसे समय लग रहा था। जैसे कि द ऑटर इज प्लेफुल, और जो ऑटर था वो बड़ा ही नटखट टाइप था, इंटेलिजेंट भी था, क्यूरियोसिटी भी थी उसके अंदर खेलने कूदने की और नए नए खेल खेलने की उसको बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी, और वो उन सब चीजों को करने में वो बड़ा ही माहिर था, इंटेलिजेंट था और अच्छे से कर पा रहा था। एट फर्स्ट, लेकिन शुरुआत में उसे कुछ प्रॉब्लम्स हुई। क्या प्रॉब्लम्स हुई? मिसबिल स्ट्रगल टू एडजस्ट टू द लाइफ द ह्यूमंस बट सून बिकम वेरी फ्रेंडली एंड मिस्चीवियस। लेकिन उसको शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आई ह्यूमंस के साथ रिश्ता बनाने में, उनके साथ फ्रेंडली होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो बहुत जल्दी हो गया और वो प्लेफुल हुआ, साथ साथ में वो जो है फ्रेंडली भी हो गया और मिस्चीवियस हो गया। मिस्चीवियस मतलब शरारती भी बड़ा था, क्योंकि उसकी हैबिट में है, उसके नेचर में है उछल कूद करना, तो वो बहुत जल्दी मिस्चीवियस हो गया, उनके साथ शरारती हो गया और अच्छे से रहने लगा। द ऑथर डिस्क्राइब्स द मिसबिल्स लव for water and his habit of playing with objects like balls, marbles and even rubber ring। ऑथर ने डिस्क्राइब किया है कि उसको पानी के साथ किस तरीके से प्यार है, पानी के साथ खेलना उसको बहुत पसंद है, उसकी हैबिट है खेलने की, किसके साथ? बॉल्स, मार्बल्स और रबर रिंग, इनके साथ खेलना उसे पसंद है। इवन वो नए नए गेम्स भी क्रिएट करता था। मिसबिल ऑफन इन्वेंट्स हिज ओन गेम्स एंड शो ग्रेट क्लेवरनेस, और वो बहुत सारे गेम्स क्रिएट करने में भी बहुत एक्साइटेड रहता था, बहुत क्लेवर रहता था, क्योंकि उसको नए नए गेम्स बनाना बहुत पसंद थे। वो बहुत क्लेवर था इन सब चीजों में। भाई ब्रीफ केस या सूटकेस जिसे हम कहते हैं, उसको ऐसा अलाइन करके तिरछा रख के ऊपर से बॉल रखना और उसको वो रोल डाउन होके नीचे आती थी। इस तरीके से नए नए गेम्स वो जो है खेलने के इन्वेंट करता रहता था, खेलता रहता था, अच्छा लगता था, बहुत इजी गोइंग उसके लिए हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो गया था वहां रहने के ह्यूमंस के बीच। इससे पहले वो कभी रहा नहीं था, थोड़ा टाइम लगा पर सेट हो गया अच्छे से। द स्टोरी ऑल्सो डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज द ऑथर फेसेस व्हाइल ब्रिंगिंग मिसबिल टू इंग्लैंड, स्पेशली ड्यूरिंग एयर ट्रेवल वेयर द ऑटर कॉजेस कंफ्यूजन एंड काउस। अब इस जब ऑटर को इंग्लैंड लाना था, जब ऑथर लेके चले गेविन मैक्सवेल कि भाई मुझे इंग्लैंड लेके जाना है, इसको वापस अपने देश जाना है, बहुत सारी एयरलाइंस ने उनको मना कर दिया कि हमारी एयरलाइंस जो है पेट्स को अलाउ नहीं करती है। तो उनको बड़ी दिक्कतें हुई, बड़ी मुश्किल से जाके अरेंज हुआ कि हाँ ले जाने के लिए एक एयरलाइंस में वो रेडी हुए। उसके बाद जब वो लेके चले तो उसने और भी कंफ्यूजन पैदा कर दिया ऑटर ने, और भी परेशानियां कर दी उसने, कुछ कैओस मतलब अव्यवस्थाएं, उथल पुथल उसने मचा दी। जो एयर होस्टेस थी, उस एयर होस्टेस ने उसको सपोर्ट किया और उसकी हेल्प की और उसको वापस जो है पकड़ने और उसको वापस बॉक्स में रखने तक उसकी मदद की। ऑथर ने जो है एयर होस्टेस को क्वीन ऑफ हर काइंड कहा था, क्वीन ऑफ हर काइंड, कि भाई आप बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उन्होंने ऑथर की 2 बार मदद की थी। एक तो ले जाते समय कि हाँ ठीक है आप ले जा सकते हैं, अपने साथ रख लीजिए, पहली मदद ये थी। और दूसरी हेल्प थी जब वो बॉक्स से बाहर कूद गया था ऑटर, और चारों तरफ उसने कैओस मतलब अव्यवस्था या उथल पुथल जो मचाई हुई थी, उस समय वापस उसको पकड़ के बॉक्स में रखने में भी एयर होस्टेस ने उनकी मदद की थी। इसी तरीके से वो बड़ी मुश्किल से जो है ले जाने में सक्षम हुए, ले जा पाए। ओवरऑल द लेसन हाईलाइट्स द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनिमल। इसमें ह्यूमन और एनिमल के बीच में बड़ा ही बॉन्ड बताया गया है, बहुत अच्छा प्यारा बंधन से बताया गया है कि किस तरीके से वो एक दूसरे के करीब आए और कितना एक दूसरे के साथ अच्छे से वो रहने लगे। तो ऑटर बहुत अच्छे से ऑथर के साथ अच्छे से एडजस्ट हो चुका था, ह्यूमंस के साथ एडजस्ट हो चुका था। एक एनिमल ह्यूमंस के साथ अच्छे से रहने लगा था,
एज वेल एज द जॉय। और बहुत मस्ती मजाक में बढ़िया अच्छे से चल रहा था उनका। पेशेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व केयरिंग फॉर अ पेट। और इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से भाई उनने जो उछल कूद की उस समय भी पेशेंस रखना पड़ा, और इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो सारी इन्वॉल्व हुई किसमें, केयरिंग करने में। ये सारी जिम्मेदारियों का काम था उसको केयर से रखना, संभाल के रखना, ताकि वो अच्छे से रहे और पेट के साथ उनका जो है रिश्ता अच्छा बना रहे। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द रिलेशन बिटवीन पेट एंड ह्यूमन। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड द बस। एक छोटी सी लड़की होती है, उसको बड़ा शौक होता है कि वो बस में राइड करे। उसका एक सपना होता है, उसका एक डिजायर होती है कि वो कभी बस में बैठ पाए। इसी चीज के ऊपर आधारित है पूरी की पूरी हमारी ये स्टोरी या ये हमारा चैप्टर, मैडम राइड्स द बस। कि उसको बस में राइड करना है, दैट्स इट। कि कैसे ही मैं बस में बैठ पाऊं, क्योंकि सभी लोगों का सपना होता है। किसी का एरोप्लेन में बैठने का सपना होता है, किसी का शिप में बैठने का सपना होता है, किसी का ट्रेन में बैठने का सपना होता है। तो उस समय में उस छोटी सी लड़की जिसका नाम है वल्ली, एक चैप्टर है जिसमें एक लड़की का नाम है वल्ली, और उसका ये सपना है कि भाई मैं कभी बस में बैठ पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैडम राइड द बस बाय वल्लीकर सी नंदन। द स्टोरी इज अबाउट अ यंग गर्ल नेम्ड वल्ली हु इज 10 year old and very curious about the वर्ल्ड बियॉन्ड हर विलेज। अब वो वल्ली नाम की एक लड़की है, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं कैसे भी करके बस राइड करूं, मैं बस में बैठूं और थोड़ा सा ट्रैवल करूं। उसको कुल मिला के राइड करना बहुत इच्छा हो रही थी उसकी। तो वो चाहती थी कि मैं बाहर की दुनिया भी देखूं। बाहर की दुनिया नहीं देखी, गांव में रहना उसका। वल्ली का फेवरेट पास टाइम भी था कि गेट पे खड़े होना, डोर पे खड़े रहना और बाहर की चीजों को वॉच करना। तो स्टैंडिंग ऑन द डोर एंड वॉचिंग आउटसाइड। तो डोर पे खड़ी रहती थी और बाहर की चीजें देखती रहती थी। तो बाहर वो क्या चीजें देखती थी, बाहर बसेस को आते जाते देखती थी, पैसेंजर्स को आते जाते देखती थी, जो लोग इधर से उधर पब्लिक है इधर से उधर आना जाना कर रही है उन लोगों को। तो ये उसका फेवरेट पास टाइम था। तो उसका भी मन होता था बसेस को आते जाते देखते हुए कि काश मैं भी कभी बस राइड कर पाऊं। तो उसकी वो प्लानिंग करती है कि किस तरीके से वो राइड कर पाएगी। शी लिव्स विथ हर स्ट्रिक्ट मदर। अब चूंकि उसकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो उसके लिए ये हार्ड था कि वो किस तरीके से राइड कर पाएगी। स्ट्रिक्ट माँ के साथ रहने वाली छोटी सी बच्ची 10 year old वल्ली, हु रेयरली अलाउ हर टू गो आउट। जो उसकी माँ उसको बहुत कम अलाउ करती थी, बाहर नहीं जाने देती थी। बिल्कुल रखना बेटा घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, जो है उसको रेस्ट्रिक्शंस में रखना, थोड़ा सा बिल्कुल बंदिशें लगा के घर में रहना है। वल्ली वांट्स टू एक्सपीरियंस द सिटी एंड सी द वर्ल्ड, सो one day she decides to take the bus alone to town without telling anyone। अब उसने एक प्लान किया कि ऐसे तो माँ मुझे जाने नहीं देगी। अब उसने प्लानिंग पूरा किया कि भाई कितना फेयर लगना चाहिए। फेयर मतलब किराया कितना लगेगा, वो किराया उसने कलेक्ट किया। कि उसके बाद उसने एक शेड्यूल देखा कि माँ किस समय बाहर जाती हैं उसकी। जिस समय माँ बाहर जाएगी उस बीच उसको जाना और वापस आना पूरा सेट होना चाहिए। जो बस है वो उसके विलेज से टाउन तक कितने समय में जाएगी, ये सारा का सारा उसने सेटलमेंट बैठा लिया। टाइम बिल्कुल मैनेज कर लिया कि इतने टाइम में जाना है, इतने में आना है, और इस बीच में माँ घर पे नहीं आनी चाहिए। इसी सारी व्यवस्थाएं करने के बाद वो चाहती है कि दुनिया देखूं मैं, वो तैयारी कर लेती है बिना बताए। ऑन द बस वल्ली एंजॉय द फ्रीडम। अब जब वो इसकी सारी तैयारी हो जाती है तो वो एक दिन निकल लेती है। वो बाहर की जो है फ्रीडम को एंजॉय करती है। द साइट्स, बाहर की दुनिया देखती है। एंड मीटिंग न्यू पीपल, और नए नए बाहर के नए नए लोगों से वो मिलती है। तो उसको ये उसकी लाइफ का एक नया अध्याय था, न्यू चैप्टर ऑफ हिज लाइफ, कि वो दुनिया देखना चाह रही है और वो पहली बार घर से निकली है बस राइड में, और ये सब उसको देखने को मिल रहा है। खुशी उसको जो है फ्रीडम अच्छी लग रही है, बाहर निकलना, स्वतंत्रता लग रही है। साइट्स देख रही है, बाहर जो नजारे हैं वो देख रही है, अच्छा लग रहा है। लोगों से मिलना उसको अच्छा लग रहा है। शी ऑब्जर्व द पीपल अराउंड हर, इंटरेक्टिंग विद देम एंड एक्सपीरियंसेस अ सेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड एक्साइटमेंट। अब वो बाहर जैसे निकली है तो वो लोगों को ऑब्जर्व कर रही है कि कैसे कैसे लोग हैं, इंटरेक्ट कर रही है, उन लोगों से बातें कर रही है, अच्छा लग रहा है।
आज वो एक्सपीरियंस कर रही है सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वो बाहर पहली बार निकली है तो उस सब चीजों को वो जो है फील कर रही है और उसको बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुश है। वो बाहर निकल के पहली बार निकली थी, बड़ा अच्छा लग रहा है। और जाते समय वो बहुत खुश है, बाहर की साइड्स देख रही है, बस में बैठी है। और बस में बैठते समय जब वो वहां पे जाती है तो कंडक्टर है उसका, उस कंडक्टर जब उनको बैठने के लिए बोलता है कि यहाँ बैठ जाइए, तो कंडक्टर से इंटरेक्ट करते समय कंडक्टर भी बड़ा ही जॉली मूड का है। कंडक्टर बड़ा जॉली मूड का है तो वो भी उसको जो है जॉली मूड में बात करता है। और किराया देने, बैठने, इन बातों को लेकर उसको जब वो मैडम कह देता है तो वो उससे चिढ़ जाती है और सब लोग हंसने लगते हैं। तो इस तरीके से उसको फर्स्ट टाइम कंडक्टर ने मैडम कहा था कि मैडम बैठ जाइए, मैडम आइए, मैडम आपको सीट दी है, आप इस पे प्लीज बैठ जाइए। चूंकि बल्ली खड़े होके देख रही थी बाहर की साइड्स, तो ये सारे इंसिडेंट उसके साथ होते हैं तो बड़ी एक्साइटेड रहती है पूरे ट्रैवल में। और उसी बीच अचानक क्या होता है, शी वॉज हैप्पी टू सी द रनिंग काउ इन फ्रंट ऑफ द बस। वो बड़ी खुश थी, उसको अचानक उसको एक गाय दिखती है जो है बस के हॉर्न बजाने के बाद आगे दौड़ती है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी फील होती है। और जब बल्ली वहां टाउन में पहुंचती है तो कंडक्टर उससे कहता है कि कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, पानी ले लीजिए, कुछ उतर के कुछ खिलौने खरीद लीजिए। लेकिन वो नहीं खरीदती है, सिंपली उससे कहती है कि मुझे सिर्फ यहाँ बस राइड पे आना था, आप अपना किराया लीजिए, मुझे बस से नहीं उतरना है। और मैं सेम उसी में बस में बैठ के वापिस वो आने लगती है। बट शी बिकेम सैड व्हेन शी सॉ दैट द काउ वाज लाइंग डेड। लेकिन जब वो वापस आ रही थी, वहां पूरे टाउन पहुंच जाती है, टाउन पहुंचने के बाद जब वो वापस लौट रही थी तो द सेम काउ वाज लाइंग डेड। जब वो वापस लौट रही थी तो वही काउ जो उसके सामने, उसके बस के सामने दौड़ रही थी और जिसकी वजह से वो खुश हुई थी, वही काउ उसको जो है रास्ते में रोड के साइड में पड़ी हुई मिलती है और वो डेड पड़ी रहती है, मरी हुई पड़ी रहती है। तो उसका सारा एक्साइटमेंट, सारी खुशी अचानक जो है उसके चेहरे से हट जाती है और वो थोड़ा सा सैड फील करने लगती है। और फिर उसने ज्यादा बाहर देखना बंद कर दिया, उछल कूद करना बंद कर दिया और चुपचाप वो जो है बस में बैठ जाती है। However, the time the bus ride is over, she realized that her adventure cannot last forever and she must return home. अब उसको ये सब देखने के बाद उसको ये फाइनली पता चल गया था कि ठीक है, मेरा एडवेंचर हो गया, उसका आना जाना हो गया, घूमना हो गया, सब हो गया। ये सब होने के बाद उसको वापस घर तो आना ही है, चाहे व्यक्ति कितना ही बाहर चला जाए, बाहर की दुनिया कितनी ही देख ले, लेकिन उसको अंततः घर पे आना ही होता है। तो वो वापस शाम को घर आ जाती है उसकी माँ के आने से पहले। और जैसे वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ ऑलरेडी घर आ चुकी थी और एक और आंटी के साथ वो बात कर रही थी। तो वहां जाके जब उनकी बात में, जब वो बातें कर रही हैं दोनों, उसकी माँ और वो आंटी, तो उनकी बात के बीच में वो बोलती है कि हाँ, दुनिया ऐसी ही है। दोनों बात कर रही थी कि दुनिया में क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो इस चीज में वो बीच में जो है इंटरेक्ट करते हुए बीच में कहती है कि हाँ, दुनिया ऐसी है। तो सब लोग कहते हैं कि कैसी है, तो वो थोड़ा सा मुस्कुरा के वहां से चली जाती है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया देख के अभी अभी लौटी है, तो उसको पता है कि दुनिया बाहर कैसी है। इस तरीके से सारी की सारी हमारी जो है समरी कंप्लीट होती है। ये स्टोरी हमें क्या हाईलाइट्स करती है, क्या क्या बताती है? थीम्स ऑफ क्यूरियोसिटी, कि किस तरीके से वो अपने काम के लिए क्यूरियस थी, बस राइड के लिए कितनी क्यूरियस थी, करेज कितना था, एक छोटी सी 10 साल की बच्ची जो है बस राइड पे अकेली चली जाती है, ये उसमें करेज था। इंडिपेंडेंस, उसने किसी की हेल्प नहीं ली। एंड द डिजायर टू एक्सप्लोर, और ये एक डिजायर थी उसके मन में, बहुत बड़ी इच्छा थी कि बाहर की दुनिया किस तरीके से एक्सप्लोर करनी है, जाएगी कैसे, वो देखेगी कैसे, ये सारी चीजें उसने, ये बहुत बड़ी विश थी उसके अंदर, डिजायर थी, इच्छा थी। इट शोज वलीज ग्रोथ एज शी एक्सपीरियंसेस द स्मॉल टेस्ट ऑफ द फ्रीडम व्हाइल अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इससे वो बाहर की दुनिया भी देख पाई, पूरी चीजों का एक्सपीरियंस कर पाई, और साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आ जाती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, कि उसको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। इट शोज द वलीज ग्रोथ एज वेल एज द एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं। स्मॉल टेस्ट ऑफ फ्रीडम, उसको फ्रीडम का टेस्ट भी समझ में आ जाता है कि बाहर जैसे गई हो, वाइल अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ साथ में उसको जिम्मेदारियों का भी एहसास हो जाता है।
आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस की बात हो रही है गौतम बुद्ध की, जो जो अपने जीवन में वो बहुत बड़े राजा थे, और राजपाट के समय में ही जब उनको समझ में आता है कि अच्छा बुरा होना है, व्यक्ति को बीमार भी होना है, व्यक्ति को मरना भी है, तो इन सब चीजों से उनका मोह भंग हो गया और राजपाट छोड़ के वो जो है एनलाइटमेंट की खोज में, यानी कि जीवन में सत्य की खोज में वो वहां से निकल लेते हैं। और लगभग 7 साल भटकने के बाद वो बनारस पहुंचते हैं, और बनारस जाने के बाद जब वो वहां बैठे रहते हैं पीपल पेड़ के नीचे, तब उनको ज्ञान प्राप्ति होती है। उसी के बारे में ये कहानी है। चलिए अब बात करते हैं। द लेसन बिगिंस विद गौतम बुद्ध टीचिंग द पीपल एट बनारस अबाउट द लाइफ सफरिंग एंड द पाथ टू ओवरकम इट। और वो टीचिंग कर रहे थे, लोगों को ज्ञान दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। किसके बारे में? अबाउट द लाइफ एंड सफरिंग, जिंदगी के बारे में, और जिंदगी में कितनी सफरिंग्स हो सकती हैं, कितने दुख हो सकते हैं, कितनी समस्याएं आ सकती हैं, और उन जो दुखों को, समस्याओं को किस तरीके से समझना है, उनसे कैसे अपने आप को ओवरकम करना है, कैसे निजात पाना है, इस विषय में वो जो है लोगों को ज्ञान दे रहे थे। उसी बीच क्या होता है, एक घटना घटित होती है। क्या? कीसा गौतमी नाम की एक महिला होती है, उसके साथ एक घटना होती है। क्या? ए ग्रीविंग मदर हु लॉस्ट हर ओनली चाइल्ड। एक कीसा गौतमी नाम की एक महिला थी, उसके पास उसका एक बेटा था। उस बेटे की जो है अचानक डेथ होने की वजह से वो परेशान हो जाती है, और फिर कीसा गौतमी उसके क्योर के लिए, उसके उपचार के लिए दर बदर भटकने लगती है। देखिए, कीसा गौतमी was heartbroken and desperate, carrying her dead child from house to house, asking for the medicine to bring him back to life. वो अपने बेटे को, जिसके कि उसका एक सिंगल चाइल्ड था, उसका लड़का था, उसकी डेथ होने के बाद वो घर से घर, एक घर दूसरे घर, सब जगह उसके मेडिसिन के लिए जो है गुहार लगाती है, दवाई के लिए गुहार लगाती है, कोई उसका उपचार कर दे, ये सबसे पूछती हुई फिरती रहती है, लोगों से विनती करती है कि कोई तो मेरे बच्चे को दवा दे दे और ये जीवित हो जाए। पीपल रिफ्यूज्ड टू हेल्प एंड फाइनली समवन टोल्ड हर टू अप्रोच बुद्धा। फिर लोग उनको हमेशा रिफ्यूज करते रहे, मना करते रहे कि हमारे पास इस मृत बालक के लिए कोई दवाएं नहीं है। तो उनमें से एक व्यक्ति उसको राय दे देता है, कि उसको बता देता है कि तुम एक काम करो, कहाँ अप्रोच करो? बुद्धा के पास। तुम बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हें इसके लिए सही राय देंगे। केवल वही एक व्यक्ति है जो तुम्हारे बच्चे को जीवन दे सकते हैं या पुनर्जीवित कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति है। बुद्धा टोल्ड हर टू ब्रिंग ए मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस होल्ड वेयर नो वन हैड एवर डाइड। अब बुद्धा उससे कहते हैं कि एक काम करो, ठीक है मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम कहीं भी जाओ, किसी भी गांव में जाओ, मुझे सिर्फ एक मुट्ठी भर जो है मस्टर्ड सीड्स लाके दे दो। क्या लाके दे दो? मस्टर्ड सीड। बुद्ध कहते हैं कि तुम कुछ मुझे मस्टर्ड सीड्स लाके दे दो, लेकिन ध्यान रहे मेरी एक कंडीशन है, एक शर्त है मेरी। ऐसे घर से वो मस्टर्ड सीड लेके आना जिस घर में कोई मरा ना हो, किसी का बेटा ना मरा हो, किसी का पिता ना मरा हो, किसी का बच्चा ना मरा हो, किसी का दोस्त ना मरा हो, किसी का कोई संबंधी ना मरा हो। ऐसे घर से ये चीज लेके आना जिस घर में किसी की कोई डेथ नहीं हुई। तो ये कंडीशन लगा के वो उसको भेज देते हैं। और कीसा गौतमी हर घर से एक घर, फिर दूसरे घर, पूरे शहर में घूम जाती है, लेकिन उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जिस घर में किसी की डेथ नहीं हुई। बल्कि उसने उन सब घरों पे पूछ पूछ के उन सब लोगों को और दुखी कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो किसी घर पे गई और वहां जाके जब उसने कहा कि मुझे कुछ मस्टर्ड सीड चाहिए, तो लोग लाके उसको जैसे देना शुरू करते हैं, तो वो ये कहती है कि मेरी एक शर्त है कि क्या आपके घर में किसी की डेथ हुई है? तो जैसे ही लोग ये सुनते हैं कि डेथ की बात हो रही है, तो लोग जो है और दुखी हो जाते हैं। तो उसको और ये बुरा लगता है कि मेरी वजह से लोग जो है अपने पुराने गमों को याद करके फिर से रोने लगे हैं, या उन लोगों को दोबारा से मैंने याद दिला दिया। ये सारा का सारा वाक्य होता है। सब जगह घूम के वो बिल्कुल शाम हो जाती है, और लौटते समय रास्ते में जब उसको ये चीज समझ में आती है कि ऐसा घर एक भी नहीं है जिस घर में किसी की डेथ नहीं हुई, तो अगर ये आज मेरे घर हुई तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और फिर वो गौतम बुद्ध के पास आ जाती है। कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस
बट शी कुड नॉट फाइंड अ सिंगल हाउस होल्ड विदाउट डेथ। उसको एक घर भी नहीं मिला जिसमें कोई डेथ ना हुई हो। थ्रू दिस शी रियलाइज दैट द डेथ इज सफरिंग आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड देन एवरीवन एक्सपीरियंस लॉस। यानी ये जिंदगी का अंतिम सत्य है, होना ही है, तो इसमें कोई भी नहीं बचेगा, सबके साथ ये होना है। एंड दैट एवरीवन एक्सपीरियंस लॉस, और हर व्यक्ति ने जो है ये एक्सपीरियंस किया है, इस अनुभव से गुजरा है कि उनके घर में हानि जरूर हुई है। तो इस तरीके से उसको जो है जीवन का सत्य समझ में आ जाता है। बुद्धा टॉट दैट ग्रीफ, बुद्धा ने फिर उसको समझाया कि ग्रीफ जो है, दर्द और अटैचमेंट एंड डिजायर लीड्स टू सफरिंग, ये चीजें हैं, दर्द, अटैचमेंट, ग्रीफ, अटैचमेंट, डिजायर। यानी ग्रीफ मतलब दर्द, अटैचमेंट, लोगों के साथ जो है संबंध जो बने होते हैं अच्छे संबंध, और डिजायर, ये जो है आपको सफरिंग की तरफ लेके जाते हैं, ये दर्द देते हैं। ये जो चीजें हैं अगर ये आपसे दूर होंगी तो ये आपको दर्द देंगी। एंड बाय एक्सेप्टिंग रियलिटी एंड फॉलोइंग अ राइटियस पाथ वन कैन अचीव पीस एंड लिबरेशन। अगर व्यक्ति इन चीजों को समझ जाता है कि उसको ये चीज होनी ही है, उनके साथ ये घटनाएं घटनी है, ये चीज जब उनको पहले से पता होती है तो व्यक्ति उन रियलिटी से जो है आसानी से लड़ पाता है या उसको दर्द कम होता है। जिस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि ये काम होना ही है, तो ये कल होना था, आज हो गया, तो व्यक्ति उसको अच्छे से समझ पाता है और उसको बुरा फील नहीं होता। पहले से उसको ज्ञान होने से ये एक बात हो जाती है कि व्यक्ति को दर्द उतना ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से कीसा गौतमी को बुद्ध समझा के और उसको ज्ञान का मार्ग दिखा के उसको जो है सेटिस्फाई कर देते हैं, और वो इस चीज से अच्छे से समझ जाती है कि ये काम होना ही था। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन की। चलिए अब हम बात करते हैं हम नए लेसन की, जिसका नाम है द प्रपोजल। भाई शादी का माहौल है, व्यक्ति प्रपोज करना चाहता है तो बात कुछ अलग ही होती है। यहाँ पे शादी की बात हो रही है, व्यक्ति प्रपोज करने जाता है, और ये जो है पूरी की पूरी घटनाक्रम अमीरों के बीच का है। तो ऐसी कैसी कहानी है, इसमें कैरेक्टर हैं लोमो, चुबुको एंड नतालिया। तो लोमो सुबह सुबह उठ के क्या करता है, द प्रपोजल रिटन बाय एंटन चेखोव। द स्टोरी इज फनी प्ले। ये स्टोरी एक थोड़ा सा फनी मजाकिया टाइप है पूरा, कि छोटी छोटी चीजें इसमें बड़ी हो जाती हैं, तो बड़ा ही फनी प्ले है अबाउट लोमो। लोमो है इसमें, और ये जो है प्रपोज करने जाता है। लोमो एक बंदा है जो थोड़ा सा एज उसकी मोर देन 30 ईयर्स है, ज्यादा एज होने की वजह से अब वो चाह रहा है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। तो वो अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को प्रपोज करने जाता है। द स्टोरी इज अ फनी प्ले अबाउट लोमो, a nervous, health conscious man who wants to propose to Natalia, a young woman from a neighboring house. एक पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है नतालिया, उसको प्रपोज करने वो उसके घर जाता है। और चूंकि ये बड़ा ही नर्वस है इस चीज को लेकर, बहुत लंबा टाइम हो गया जिंदगी में शादी नहीं हुई, तो पहली बार जो चीज करने जा रहा है तो वो बड़ा नर्वस है और हेल्थ कॉन्शियस है, क्योंकि इसकी छोटी छोटी चीजों को लेकर हेल्थ बिगड़ जाती है। तो अब चूंकि एज भी हो चुकी है इसलिए वो इन सब चीजों से ग्रसित है। पहुंच जाता है पड़ोसी के घर पे उसकी लड़की की नतालिया को प्रपोज करने के लिए। ही इज पोलाइट बट वेरी एंक्सियस व्हेन ही विजिट हर होम। अब वो बड़ा ही पोलाइट है, ही इज वेरी पोलाइट। भाई किसी के घर में प्रपोज करने जाओगे, किसी लड़की को घर में प्रपोज करने जाओगे तो व्यक्ति को शालीनता से ही पेश आना पड़ेगा। वहां जाके आप जो है हुड़दंग नहीं मचा सकते, नहीं तो आपको प्रपोजल से पहले ही रिजेक्ट करके भगा दिया जाएगा। तो वो वहां पे पहुंचता है, वेरी एंक्सियस है, बड़ा ही एंक्सियस हो रहा है कि हाँ ठीक है मुझे क्या करना है। व्हेन ही विजिट्स हर होम, उसके घर जब वो जाता है तो बहुत एंक्सियस है कि हाँ ठीक है मुझे कुछ करना है, मैं जाके अच्छे से करूंगा। बिफोर ही कैन इवन प्रपोज करने से पहले क्या होता है, लोमो एंड नतालिया स्टार्ट्स आर्ग्यूइंग। अब वो जब उसके घर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात होती है नतालिया के फादर चुबुको से, और वो आपस में बातें करते हैं कि भाई आप सज धज के कहाँ जा रहे हैं। तो कहता है कि नहीं मैं आपके घर ही आया हूं और मैं आपकी जो है बेटी को प्रपोज करने आया हूं।
तो वो उसके फादर से ये बात हो जाती है। लेकिन जब तक नतालिया उनके सामने आती है तो नतालिया से वो जो है प्रपोजल की बात नहीं कर पाता है, उससे पहले ही उसमें उन दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, झगड़ने लगते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट उनका जो है किस तरीके शुरू होता है, फर्स्ट दे फाइट अबाउट हुम ऑन द पीस ऑफ लैंड कॉल्ड ऑक्सन मेडोज। अब वो दोनों ही सबसे पहले जो उनका आर्ग्यूमेंट या लड़ाई, जो पहली लड़ाई जो उनकी शुरू होती है वो एक जमीन के टुकड़े के लिए होती है कि जो जमीन का टुकड़ा है ऑक्सन मेडोज वो किसका है। नतालिया कहती है वो हमारा है, लोमो कहता है वो पीस हमारा है, वो जमीन का पीस हमारा है। तो उन दोनों की इस चीज को लेकर लड़ाई होती है। द आर्ग्यूमेंट बिकम्स सो हीटेड दैट लोमो फील्स डिजी एंड टायर्ड एंड ही ऑलमोस्ट गिव्स अप। उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत हीटेड हो जाता है, बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है, बहुत ज्यादा लड़ाई उनकी बहुत आगे बढ़ जाती है। इसकी वजह से लोमो, चूंकि ये हेल्थ कॉन्शियस है, इसको हेल्थ में इश्यूज होते रहते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, इसलिए क्या कर रहा है वो डिजी हो गया है, थोड़ा सा टायर्ड हो गया है। तो वो थोड़ा सा डिजी और टायर्ड हो गया है, थोड़ा सा उसको चक्कर जैसी फीलिंग होने लगी है, सिर उसका चकराने लगता है, वो थक जाता है। एंड ही ऑलमोस्ट गिव अप, और वो बिल्कुल फिर उसको छोड़ देता है कि हाँ ठीक है, गिव अप कर देता है कि अब मैं और नहीं लड़ सकता, अब हो गया, और जो है वो परेशान होके बैठ जाता है। आफ्टर द फाइट इज ओवर दे सेटल्ड द मैटर एंड स्टार्ट टॉकिंग कामली अगेन। अब कुछ देर उनकी फाइट ओवर हो जाती है, उसके बाद वो बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर से वो अच्छे से बात करने लगते हैं, मैटर उनका सेटल हो जाता है। और फिर बात करते करते फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, देन अनदर स्मॉल आर्ग्यूमेंट ब्रेक आउट अबाउट डॉग्स बट वंस अगेन दे रिजॉल्व इट। और फिर उनकी दोबारा से बात करते करते कुत्ते के लिए लड़ने लगते हैं। दूसरी लड़ाई जो है वो कुत्ते को लेकर शुरू हो जाती है, और लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं चलती, थोड़ी देर में जो है शॉर्ट आउट हो जाती है, रिजॉल्व कर लेते हैं। आफ्टर ऑल द क्वारल लोमो फाइनली प्रपोज टू नतालिया एंड शी हैप्पीली एग्रीड टू मैरी हिम। और फाइनली जब ये दोनों ही उनकी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, उसके बाद में वो नतालिया को प्रपोज करता है और नतालिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो शादी के लिए राजी हो जाती है और कहती है कि हाँ ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं। अब उनकी शादी हो जाती है। तो ये स्टोरी जो है हमारी, ये स्टोरी हमें क्या संदेश दे रही है, क्या बता रही है? द स्टोरी इज सटायर ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। ये कटाक्ष है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, शोइंग हाउ पीपल कैन बी प्राउडी, कि किस तरीके से लोग घमंडी भी हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं यानी जिद्दी हो सकते हैं, क्वारलसम और झगड़ालू भी हो सकते हैं, एंड इवन डीलिंग विद द लव एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स। और जब वो डील कर रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट मैटर, क्या है उनका, लव का, शादी का मैटर पे बात कर रहे हैं, तो उस बीच भी वो लोग इतनी छोटी छोटी बातों में जो है लड़ने झगड़ने लगते हैं। इसके ऊपर ये कटाक्ष है। इट इज ह्यूमरस बिकॉज द फाइट आर अबाउट स्मॉल एंड सिली थिंग्स। और ये बड़ा ही ह्यूमरस है, क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ रहे हैं, बड़ी सिली थिंग्स और स्मॉल थिंग्स के ऊपर वो लड़ाई करने लगते हैं दोनों। येट द कैरेक्टर स्टिल लव ईच अदर एंड गेट मैरिड। और इन सब चीजों के होने के बावजूद भी वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और फिर फाइनली उनकी शादी हो जाती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो ये था हमारी पूरी की पूरी प्रॉस या हमारी फर्स्ट फ्लाइट की पूरी समरी, सारे लेसन्स की समरी, जिसको हमने जो है पूरा किया। इसमें इतनी सारी मेहनत लगी है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का प्यार मुझ तक पहुंचे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए, देखते रहिए द इंग्लिश भारत, जहां भारत सीखता है इंग्लिश और कॉन्फिडेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।